है, ऑल थ्री डू नॉट हैव कॉमन रूट, बट पेयर वाइज जो है वो कॉमन रूट्स हैं, तो हमें P1 Q1 P2 Q2 और P3 Q3 को रिलेट करना है। यस, बताओ भाई कौन से लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और कैसे किया है? टेल मी। सर मैंने आरएचएस का पूरा एक्सपेंशन करके एलएचएस के फॉर्म में कन्वर्ट तुमने, अच्छा तुमने जो रिजल्ट डिराइव करना है उसको यूज किया, आरएचएस से एलएचएस पहुंच गए, ठीक है। और मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम रिजल्ट यूज मत करो, बिकॉज ऑप्शंस में वो होगा ना, तो हर बार आरएचएस सही हो जरूरी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसमें बनेगा, हाँ P1 P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 का वैल्यू निकाला, P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1 का वैल्यू निकाला और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू निकाल के फिर उन्हें सब्स्टिट्यूट करके अल्फा बीटा के फॉर्म में आंसर निकाला है। देखो भाई, अब तुम जो कह रहे हो, अगर मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस P1, बीटा प्लस गामा इज माइनस P2, गामा प्लस अल्फा इज माइनस P3 है ना, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज Q1, और तुम्हें याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन किया है, एंड गामा अल्फा इक्वल्स टू Q3। तो ये 6 इक्वेशंस हैं हमारे पास, है ना, विच आर नथिंग बट रिजल्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशंस हैं, ये बड़ी अच्छी इक्वेशंस हैं, बिकॉज इनकी हेल्प से इफ यू मल्टीप्लाई दीज 3 इक्वेशंस यू कैन फाइंड अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, राइट। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा हमको मिल सकता है। अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर Q1 Q2 Q3। और एक बार तुम्हें अल्फा बीटा गामा मिल गया तो यू नो अल्फा बीटा इज Q1, अल्फा बीटा Q1 डालो गामा मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 Q3 मिल जाएगी, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अल्फा बीटा को यहाँ पे Q1 डाल दिया तो गामा क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर Q1 Q2 Q3 अपॉन Q1। सिमिलरली अगर मैंने बीटा गामा को Q2 डाल दिया सेकंड इक्वेशन, तो अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है प्लस माइनस रूट ओवर Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय Q2। सॉरी ये लैंडस्केप कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर तुमने अल्फा गामा को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन Q3, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा विच इज प्लस माइनस रूट ओवर Q1 Q2 Q3 अपॉन Q3। फाइन। और अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें अगर अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करना है तो यू कैन एक्चुअली ऐड दीज 3 इक्वेशंस, वो भी कर सकते हो सेपरेटली अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट करके। और मतलब अगर तुम्हें P1 P2 P3 तीनों को इन्वॉल्व करना हो, ऐड दीज 3। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई 2। एडिंग दीज 2 ये आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा है हमारे पास, प्लस माइनस की चिंता मत करो, तुम स्क्वायरिंग करोगे प्लस माइनस अपने आप हट जाएगा। और जो भी है तुम प्रूफ करना चाहो, देखो मतलब बेसिकली P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 जो है वो रिलेट हो जाएंगे। अब वो रिलेशन एग्जैक्टली वही है जो प्रूफ करना है या नहीं है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 को रिलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका सेकंड मेथड क्या है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, वो भी लगा सकते हो, है कि नहीं। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स क्या थी, A1 C2 दैट इज तो फर्स्ट मैं इस तरीके से लिखा हूं तुमको, A1 C2 यानी Q2 माइनस Q1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू P2 माइनस P1, A1 B2 माइनस A2 B1 इनटू P1 Q2 P1 Q2 माइनस P2 Q1। तो इस तरह के रिलेशंस भी आएंगे। और ऐसे कितने रिलेशंस आएंगे, ऐसे 3 रिलेशंस आएंगे, हम यूज कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं। अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डायरेक्टली कॉमन रूट ये बीटा मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो
तुम्हें गाँव मिल जाएगा, और 3 रूट्स मिल गई तो फिर तुम एक बार फिर सम ऑफ रूट से आंसर निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक वो भी तरीका सही है कि तुमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और उसको तुम लेफ्ट हैंड साइड से लेके, वो भी ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करना, जिसको एक क्वेश्चन ना आया हो फिर से एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? 175. 175 क्या है क्वेश्चन? 175 F of x is equal to ax square plus bx plus c and alpha and beta are roots of the px square plus qx plus r equal to 0. yours is breaking, clear नहीं आ रही। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड, कोई और बोलो भाई, इसका कनेक्शन शायद सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 175 fx equals to ax square plus bx plus c and alpha beta are the roots of this quadratic. Are the roots of the equation px square plus qx plus r is equal to 0? Alpha beta are the roots of that quadratic also. Yeah. Px square plus qx plus r equal to 0. Alpha beta are the roots. Fine. Then Prove that f of alpha into f of beta is equal to cp minus ar का whole square. CP cp minus नहीं sir cp CP minus ar whole square का whole square minus minus bracket bp minus aq BP minus AQ into bracket cq minus br CQ minus BR. Okay. upon p square whole upon p square. This whole thing upon P square. Yes sir. मतलब P square यहाँ ले सकते हैं, ऐसा चलेगा ना? ठीक है। ओके, सो देख लो भाई, सभी लोग ये क्वेश्चन देख लो। px square plus qx plus r equal to 0 has two roots alpha and beta, and prove that f alpha into f beta, basically तुम्हें f alpha into f beta in terms of abc and pqr निकालना है। क्वेश्चन तो इतना ही है। ऑलराइट, बताओ भाई किसने किया और कैसे किया? टेल मी। सर अल्फा को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह डालो और बीटा को x, मतलब जो डाल लेफ्ट दिया। हैंड साइड है उसको कर दिया। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उन्हें अल्फा बीटा के टर्म्स में, अल्फा बीटा के जो टर्म्स आएंगे, मतलब कुछ सम ऑफ रूट्स आएंगे, कुछ सम ऑफ रूट के एंड कुछ स्क्वायर प्रोडक्ट आएंगे। ऑफ आएंगे। हाँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे, तो फिर उन्हें px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के इक्वेशन से निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, और कोई कुछ बताना चाहे तो? मतलब ये मेथड तो बिल्कुल हमारा जो ब्रूट फोर्स टेक्निक है कि हमने f ऑफ अल्फा निकाला, f ऑफ बीटा निकाला, मल्टीप्लाई किया। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आंसर तक पहुंच जाओगे। लेंथी होगा बट डेफिनेटली आंसर आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, डू यू हैव एनी अदर मेथड? कुछ और सोच सकते हो? कोई और तरीका? सर ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। क्या है क्वेश्चन फिर? आगे hence और otherwise show that if ax square plus bx plus c equal to 0 and px square plus qx plus r equal to 0 have a common root, then bp minus aq hence or otherwise मतलब इसका यूज करो, ठीक है ना? इसका तुम यूज करो and then you try to prove the other thing, है ना? पहले ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। hence or otherwise means इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो अब, या फिर किसी दूसरे मेथड से प्रूव कर सकते हो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट है। टेल मी, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर मेथड? सर ऊपर वाला जो है वो मतलब अगर एक रूट कॉमन होता है तो उसका मतलब जो फॉर्मूला है वैसा लग रहा है। यस, ये बिल्कुल वही है। ये देखो CP C1 A2 minus A2 C1 होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में ये वही कंडीशन है। तूने बिल्कुल सही समझा है, लेकिन फिर ये तो कॉमन रूट की कंडीशन है और यहाँ पर तो कोई कॉमन रूट जैसी चीज दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग। और सोचो। सर इस दूसरे इक्वेशन का हेलो
हेलो क्या हो गया? हेलो हाँ सर, इस दूसरे इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेकर कुछ कर सकते हैं? इस दूसरी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कुछ कर सकते हैं। मतलब जो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r जो है उसके अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा लेके और f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा उसमें सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यूज हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, वही तो किया उसने, अल्फा को सब्स्टिट्यूट। भाई एफ ऑफ अल्फा मैं कुछ बेटर मेथड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा जो तरीका है बिल्कुल सही है, तुमने एफ ऑफ अल्फा निकाला। देख लो, चलो पहले जो वो बोल रहा है पहले देख लो। एफ ऑफ अल्फा आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और एफ ऑफ बीटा आएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, और तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा हमको मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स कैसी आएंगी, ए स्क्वायर अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा हमको पता ही है, अगेन बी स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा हमको पता ही है, प्लस सी स्क्वायर। तीन टर्म्स तो ये हो गई। अब इसके अलावा ये टर्म इससे और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए बी आएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा होगा, ए बी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई होगी and you will get BC into alpha plus beta, और फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई होगी then you will get AC into alpha square plus beta square. So all you have to do is to substitute alpha beta, alpha plus beta, again alpha plus beta, and the value of alpha square plus beta square. एक बार ये substitute कर दोगे और factorize कर दोगे, you will get your answer for sure. ये देखो ना, p square अपने आप में एक हिंट है, p square तो आएगा ही है ना। सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, माइनस क्यू बाई पी, तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आएगा। ये पूरी चीज इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है बहुत आराम से। तो आगे जो है 3-4 स्टेप्स और हैं और उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट फिर भी ये थोड़ी मजदूरी होगी ना। ठीक है, बुरा नहीं। क्या हम थोड़ा सा स्मार्ट, क्योंकि सबसे बड़ा हिंट ये है कि जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये कॉमन रूट्स की कंडीशन है। तो कॉमन रूट्स वाली कंडीशन कहाँ से आ गई इसमें, उसका क्या रोल है। और तुम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट क्या है फिर, hence or otherwise prove that if there's a common root। आगे पढ़ो। सर फिर वो जो टर्म्स है दे आर इन जीपी, यही लिखा बस। सीपी माइनस इट्स लाइक बीपी माइनस AQ, सीपी माइनस AR एंड CQ माइनस must be in GP, मतलब ये चीज तुम्हें जीरो प्रूव करनी है, राइट। तो क्लियर सी बात है कि अगर यहाँ पे कॉमन रूट वाली कंडीशन है तो या तो एफ ऑफ अल्फा या फिर एफ ऑफ बीटा जीरो होगा, राइट। एफ ऑफ अल्फा या फिर एफ ऑफ बीटा अगर जीरो हुआ तो क्लियर सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वो जीरो होगी। जीपी वाली कंडीशन मैंने तुम्हें लिखवाई थी ना, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है सेकंड पार्ट में, hence or otherwise prove that if there is one root common, RHS will be equal to 0. Obviously RHS will be 0 because या तो f alpha 0 होगा या फिर f beta 0 होगा, है ना। अब बताओ क्या हम कोई स्मार्ट मेथड यूज कर सकते हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट कोई काम का आएगा इसमें? क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट का कोई यूज होगा? डिस्क्रिमिनेंट का? हाँ सर। किस चीज का डिस्क्रिमिनेंट? इस इक्वेशन का। हाँ नहीं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। डिस्क्रिमिनेंट कोई यूज नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या होगा, मतलब जब दोनों कोऑर्डिनेट को रिलेशन ही नहीं है, कोई कॉमन रूट नहीं है या फिर कुछ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं। सर उस f of x को डिफरेंशिएट करना है क्या? डिफरेंशिएट करोगे क्यों भाई? नहीं सर, बस ऐसे ही मजा आता है, कुछ नहीं हुआ तो डिफरेंशिएट करो ना, कुछ भी सामने। चलो क्या डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है कोऑर्डिनेट को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ग्राफ में जब तुम डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 करोगे, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा व्हिच इज एक्चुअली द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो माइनस बी बाई 2a मिल जाएगा या फिर दूसरे माइनस क्यू बाई 2 मिल जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि RHS is the condition this equal to 0 for a common root. For a common root, RHS is 0.
एटलीस्ट वन कॉमन रूट का नहीं लग सकता क्या अभी? तो वही तो लगाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जो कॉमन रूट की कंडीशन लिखी है तुमने, तुम डायरेक्टली थियोरेटिकली वहां तक पहुंचो। तुम्हें ये सब करना ना पड़े, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, इससे आंसर आ जाएगा, बट ये हम अवॉइड कर सकें, ये ना करना पड़े हमको, है ना? तब मजा आएगा ना। बताओ। कुछ हुआ? सर सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फर्स्ट ज्यादा टाइम इक्वेशन वेस्ट में नहीं, सोचो। अल्फा बीटा को जो सब्स्टिट्यूट कुछ, करके ऐड करके कुछ होएगा क्या? हाँ नहीं नहीं ऐड करनी, मैं फिर कह रहा हूँ ना, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करो। तुम्हारे पास कॉमन रूट की कंडीशन है और तुम्हें राइट हैंड साइड में वो कॉमन रूट दिखाई दे रही है, मतलब कॉमन रूट की कंडीशन दिखाई दे रही है, बस तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कनेक्ट करना है। सर अगर मैं fx की जगह कोई भी एक अल्फा या बीटा डाल देती हूँ एंड देन वो इक्वेशन को वो px स्क्वायर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ओके, तो उनमें से जो वो सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन आएगा उसके मतलब उसका जो रूट होगा वो क्या उन दोनों का कॉमन रूट होगा, वो दो नहीं इक्वेशन दैट मतलब तुम अल्फा डालने के बाद इक्वल टू जीरो नहीं कर सकती ना। I mean a alpha square plus b alpha plus c is not zero, it is f of alpha, it is some value, it is not necessarily zero, कैन आई प्रूव इट right? विद कॉन्ट्रडिक्शन? हाँ, डायरेक्शन इज करेक्ट बिकॉज कॉमन रूट के लिए जो हमने क्या किया था, वी हैव सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, राइट? तो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, डायरेक्शन सही सोचने का, करेक्ट। चलो मैं हिंट देता हूँ, अपने आप करना, ठीक है? मैं हिंट दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। कॉमन रूट हमें डिराइव मल्टीप्लाई, सॉरी अगर पहली P इक्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई, p से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्या होगा? मतलब p से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन, रीजन क्या है? सर अगर पहली इक्वेशन को p से और दूसरी इक्वेशन को a से कर दें तो सब्ट्रैक्ट करके हमें x का वैल्यू आ सकती है। सब्ट्रैक्ट करके x का एक वैल्यू आ सकता है और तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। देखो ये चीज इक्वल टू जीरो नहीं है कि तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये ऐसा दिया नहीं है कि इसमें कोई कॉमन रूट है, राइट? कॉमन रूट नहीं है, बट कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाई जा सकती है कुछ करके, और वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ हिंट में, तो अपने आप ही करोगे उस क्वेश्चन को, मैं करूंगा नहीं। हिंट ये है कि देखो मान लेते हैं कि जैसे हमने अज्यूम किया कि जैसे दिया हुआ है अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो क्लियर सी बात है कि p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इक्वल टू जीरो है, राइट? अब फर्स्ट इक्वेशन में a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू जीरो नहीं है, ये इक्वल टू f अल्फा है, तो मैं f अल्फा को यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि f ऑफ अल्फा होगा तो कुछ कांस्टेंट ही ना, समझा? कुछ तो समझा होगा, क्या सर समझा? इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो लगाना, यस, खत्म हो गया ना, विदाउट एनी एफर्ट यू कैन फाइंड, मतलब यही चीज एग्जैक्टली सेम चीज f ऑफ बीटा में होगी, राइट? p ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस q ऑफ बीटा प्लस r इक्वल टू जीरो, और इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों, वो तो हम कर चुके हैं, रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c माइनस f ऑफ बीटा, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर हम कॉमन रूट की कंडीशन लगाएं तो अब लग सकती है, बिकॉज ये दोनों इक्वल टू जीरो हो चुके हैं, ये इक्वल टू जीरो हो चुके हैं, तो जो कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन था वो यहाँ पर एप्लीकेबल है।
बट एक बार फिर अगर हम अलग अलग करेंगे तो उससे एफ अल्फा और एफ बीटा आएगा. कैन यू डू समथिंग विच विल गिव यू एफ अल्फा इंटू एफ बीटा डायरेक्टली, मतलब तुम्हें एफ अल्फा और एफ बीटा को निकाल कर मल्टीप्लाई ना करना पड़े. इसकी वजह से क्वेश्चन लेंदी हो रहा है. कैन यू डू समथिंग विच कैन गिव यू एफ अल्फा इंटू एफ बीटा डायरेक्टली? अगर वो हो गया तो काम हो जाएगा. अब इतना हिंट काफी था. इसके बाद अपने आप लोग सोचें और ट्राई करें. ठीक है, कर सकते हो, कर लोगे. आई नो, बट इतना सब कुछ एग्जाम में ही सोचा जाता है. ये घर पे बैठ के सोचने के लिए अच्छा है, और डेफिनेटली कुछ अलजेब्रा की नई चीजें तो मिलेंगी सोचने के लिए. पर एग्जाम में अगर ये सब स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई ट्रिक स्ट्राइक नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है कि एफ अल्फा निकालो, एफ बीटा निकालो, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर. थोड़ा लेंथी जरूर होगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, उतना एलिगेंट नहीं लगेगा, बट आंसर आएगा. ठीक है, चलो और कौन सा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउट? हाँ सर. सर क्वेश्चन नंबर 170. 170. Okay. Find the values of parameter a for which For which? one of the root of the equation is of equation x square minus x plus 3a equal to 0 is double the root of equation x square minus x plus a equal to 0. Okay. इसमें डाउट क्यों है? मतलब देखो, सेकंड इक्वेशन रूट अगर अल्फा है तो उसकी रूट 2 अल्फा है, राइट? ये तो दिया हुआ है. इट इज डबल द हाँ, रूट sir. ऑफ. तो एग्जैक्टली कॉमन रूट नहीं है, बट वंस अगेन इफ यू सब्स्टिट्यूट 2 अल्फा, देखो 2 अल्फा रखें, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इक्वल टू 0. एंड लुक एट दिस, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा. तो अब कॉमन रूट वाली तुम कंडीशन लगा सकते हो. चेंज क्या हुआ अब इस बार? अल्फा स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि हमने 2 अल्फा डाल दिया है ना. तो अब तुम कॉमन रूट्स वाली कंडीशन लगा सकते हो. क्या होगी कॉमन रूट कंडीशन? 4a माइनस 3a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कर लोगे ना, माइनस 4 हाँ सर. प्लस 2. हाँ सर. हाँ सर. बस लगा दो. तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कभी लिखा होगा डबल है, कभी लिखा होगा ट्रिपल है, कभी वो लिखा रेसिप्रोकल. एक क्वेश्चन में शायद आगे किसी ने पूछा भी था, रेसिप्रोकल वाला भी क्वेश्चन भी है शायद. सर रेसिप्रोकल वाला आसान था. उसमें क्या किया? Find the condition that in the equation ax square plus bx plus c equal to 0 नहीं, उसको तुमने and किया, समझ गया. तुमने किया क्या उसमें? आसान था मतलब क्या किया? सर अल्फा और 1 बाय अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और उससे किया सम ऑफ फ्रूट से. अच्छा, तुमने सम और प्रोडक्ट से कर दिया. ओके. अदरवाइज सेम ही क्वेश्चन है, पता है, सेम ही क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे हैं, तो a x square plus b x plus c equal to 0 रूट मान लो अल्फा है, तो you will get a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Call this equation 1. And second equation is a dash, है ना, a dash x square plus b dash x plus c dash. And let's say this root of this equation is 1 by alpha. तो अगर हम 1 by alpha डाल देंगे, और ये इसलिए जरूरी है सोचना क्योंकि कई क्वेश्चंस सिमिलर हैं ऐसे ही. सर कोएफिशिएंट्स रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे ना? यस यस. तो सो इसको वंस अल्फा यू टेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अभी. अल्फा स्क्वायर से मेरी एलसीएम ले लो, तो c dash alpha square plus b dash alpha plus a dash equal to 0 is your equation number 2. And now look at this equation and this equation. Once again you will find the same terms, alpha square, alpha, alpha. So common root की हम कंडीशन लगा सकते हैं, है ना. वही क्रेमर्स रूल. कॉमन रूट की कंडीशन क्या आएगा? a dash minus c dash whole square equals to a b dash minus b c dash into b a dash minus c b dash. तो ये जो है आराम से प्रूव हो जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया और ये तुमने जो डाउट पूछा, दोनों सेम कैटेगरी क्वेश्चन. यहाँ पे रूट्स अल्फा और 2 अल्फा थी, और यहाँ पे रूट्स अल्फा और 1 बाय अल्फा है. बट इवेंचुअली सिंपलीफाई करने के बाद वो कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा सकते हैं. ठीक है, और बताओ भाई, और कौन सा रूट है? सॉरी, और कौन सा डाउट? सर आप इनके आंसर कीज कब तक भेज दोगे? एक बार चेक करना था आंसर.
आंसर कीज में एक्चुअली वो फाइल मिल नहीं रही है, सॉल्यूशंस वाली फाइल मैंने भेजी थी, 128 तक के सॉल्यूशंस है ना उसमें। सर मुझे 160 के आगे हाँ 1 ठीक है, भेजता हूँ बना के भेजता हूँ। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आया, मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है उसमें? और कोई सारे हो गए बाकी? सर 179। 179। और भाई गौरव सर ने मुझे बताया कि जब डाउट लेक्चर होता है तो केवल एक ही दो लोग या 3-4 लोग ही डाउट्स पूछते हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या बात है, बाकी लोग को डाउट्स नहीं आते हैं क्या? बात चल मारे बहुत डाउट क्लियर हो गए, डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 179 में क्या है फिर? Suppose A, B, C are different from 0 and A not equals to B. If the equation x square plus ax plus bc equals 0 and x square plus bx plus ca equals 0 have a common root, then show that other roots are given by equation x square plus cx plus ab equals 0. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन ने किया नहीं था शायद, क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया था मुझे याद है। एनीवेज तुम्हें एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स बीटा और गामा होंगे, राइट? और यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए, अल्फा बीटा इज BC, alpha plus gamma is minus B, और alpha into gamma is CA। अब ये लिखने के बाद आंसर आ सकता है, मतलब इन्हीं 4 इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, बट एक और तुम्हें याद ही होगी, अल्फा देखो इसको सेटिस्फाई करता है, या फिर कॉमन रूट की जो कंडीशन उससे बेटर है कि अल्फा को सेटिस्फाई कराओ। देखो दो इक्वेशंस बनेंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0, ए बी सी, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, मतलब मैंने क्रेमर्स रूल लगाया। क्रेमर्स रूल लगाऊंगा तो मुझे कंडीशन मिल जाएगी, बट नहीं लगाया क्योंकि अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आराम से। तो क्या जगह पे अल्फा a minus b, and if I take minus c common, then again a minus b equal to 0. Take c आ this जाएगा, a minus b common, तो अल्फा minus c equal to 0, और यहाँ से a is not equal to b क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अल्फा equal to c आ जाएगा। तो एक बार तुम्हें कॉमन रूट मिल गई तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यहाँ पे अगर तुम रखोगे अल्फा की वैल्यू तुम्हें बीटा और गामा मिल जाएंगे, राइट? अगर अल्फा इक्वल टू सी है तो बीटा क्या आएगा? बी। अल्फा इक्वल टू सी है तो गामा क्या आएगा? ए। और बीटा और गामा मिल गए। अच्छा यही नहीं, अल्फा इक्वल्स टू अगर क्या है? सी। अल्फा इक्वल टू अगर सी है और बीटा हमने फाइंड कर लिया, बीटा बी है, और देखो इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस 0 भी हो गया। मतलब एक और चीज हमको मिल गई कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कंडीशन पे पूछता है तो ये कंडीशन है, और बीटा बी है, गामा ए है, और अगर हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स बीटा और गामा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो a प्लस बी को देखो, a प्लस बी को तुम माइनस सी लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यही मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा। हाँ सर। तो ये थर्ड इक्वेशन। थैंक यू सर। तो ये देखो ना, कॉमन रूट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुम या तो वो रट लो कंडीशन, और अगर नहीं रटते हो तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार ये जो मेथड है ना, अल्फा को सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व करने वाला जो क्रेमर्स रूल है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम केवल इन चारों से सॉल्व कर रहे होते तो भी आंसर आता, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, इससे भी आंसर आता, बट इससे थोड़ा बेटर। मैं केवल इनसे सॉल्व कर दिखाऊं, अगर मुझे मान लो ये चीज यूज नहीं करनी है क्योंकि अपने आप में सफिशिएंट है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सफिशिएंट। भाई मुझे बीटा और गामा में रिलेशन चाहिए ना, मुझे बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। ये जो बीटा निकला है, जो गामा निकला है, इसको निकालना है इन चारों इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन है उनको सबट्रैक्ट कर दो, जैसे अल्फा हट जाए,
क्या आएगा बीटा माइनस गामा? बीटा माइनस गामा आएगा ए माइनस बी माइनस ए, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, जैसे अल्फा यहाँ से भी खत्म हो जाए, बीटा अपॉन गामा क्या आएगा? बी बाई ए। बीटा अपॉन गामा is b by a, correct? Beta by gamma is b by a. Let's use component and dividend. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी हमारी, क्यों करनी है। ये देखो बीटा माइनस गामा तो बी माइनस के इक्वल है ही, तो इसका मतलब तुम्हें बीटा प्लस गामा मिल गया, which is b plus. Adding these two equations, you will get the value of beta should be b. Subtracting gamma equals to a. काम खत्म हो गया। तो यहीं से अल्फा की भी वैल्यू आ सकती है ना, अगर हम बीटा बाय गामा करने की जगह मतलब अल्फा बीटा माइनस कर दें। हाँ, माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। पर मेरा इंटेंशन ये था कि मैं बीटा और गामा निकालूं, बिकॉज मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इक्वेशन है जिसकी रूट्स बीटा और गामा। तो कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने में यूज करने में सफिशिएंट है, तुम्हें उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ये यूज करोगे तो कॉमन रूट निकालना हमेशा इजी रहेगा। क्रेमर्स रूल से कॉमन रूट और कंडीशन दो निकालना इजी रहता है, ठीक है? तो उसको भी ध्यान रखो बस, ठीक है? और कोई डाउट? बस चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था भाई? क्या क्या? हाँ, डाउट है सर ये डेस्कार्टेस लॉ क्या होता है? आएगा, एक बात आएगा। डेस्कार्टेस लॉ ऑफ साइंस होता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक से आगे जाएंगे। लॉ ऑफ साइंस है उसका, बेकार ही है, कुछ बहुत खास काम का नहीं है, बता दूंगा। चलो भाई, कहाँ तक हो चुका है हमारा? ग्राफ हमने पढ़ लिया था ना शायद, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। साइन और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी कंप्लीट हो गया, ठीक? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो गया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हालांकि ये अलग चैप्टर है पूरा। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें है। आज मैंने इसलिए रोक के रखा है बिकॉज जब तुम आज जो पढ़ोगे ना, जब तुम उसको अप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बड़े आराम से हो जाएगी अपने आप, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, ठीक है? तो आज करना वो क्वेश्चंस मैं भेजता हूँ अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज। अभी तक हम क्या कर रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। वी वर सॉल्विंग सम इक्वेशंस, इट कैन बी क्यूबिक, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी बाइक्वाड्रेटिक, बट नाउ वी आर इनटू इनइक्वेशंस। इन इक्वेशंस सबको पता है कि जो सिंबल्स हैं हमारे पास वो ये वाले हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सबसे पहला तो जो प्रीरिक्विजिट है वो ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीस सिंबल्स, है ना? क्योंकि ये अपेरेंटली लेस देन और ग्रेटर देन सबको पता होता है, बट इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, डेफिनेटली होता है। आई हैव सीन दिस। तो अगर लिखा हो 3 is less than or equal to 3, is it correct? Yes, sir. Yes. है ना? करेक्ट है भैया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर किसी को भी सरप्राइजिंग लग रहा हो तो देखो, तुम इसको पढ़ते हो और अपने आप तुम्हें इंग्लिश ही क्लियर हो जाएगी। लेस देन तो नहीं है, और इक्वल टू, है ना? लेस देन और इक्वल टू में लेस देन तो नहीं हुआ, बट इक्वल टू तो करेक्ट हो गया ना। जब भी तुम और से किसी स्टेटमेंट को, यानी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हो, अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट करेक्ट है, then the whole statement is correct. 2 plus 2 is 5 or 3 plus 3 is 6. The statement is correct because 2 plus 2 is not 5, but at least 3 plus 3 is 6 होता है ना. So whenever you connect two statements by or, if at least one of them is correct, the whole statement is correct. That's why 3 less than or equal to 3 is correct. इसमें confusion मत रखना, ठीक है? अच्छा, do you think 3 less than or equal to 4 is correct? What do you think?
Is it correct? 3 less than or equal to 4? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For the same reason, इस बार less than वाली चीज सही है, equal to वाली चीज गलत है. Obviously दोनों simultaneously तो हो नहीं सकते हैं, या तो less than होगा या फिर equal होगा. कोई एक सही होगा तो भी हम accept कर लेंगे. तो ये चीज ध्यान रखना कि less than or equal to या फिर greater than equal to का मतलब क्या होता है. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई. अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, आने वाले बैच का भी हो चुका होगा, मेथड ऑफ इंटरवल्स. तो इसमें मुझे कुछ रिवाइज तो नहीं कराना था, बट फिर भी एक बार वापस इसको देख लेते हैं. मेथड ऑफ इंटरवल्स में मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर कहीं मान लो ऐसा लिखा हो, एग्जांपल से लेते हैं, तो मान लो लिखा हो x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -1. ठीक है, तो इसको अगर तुम्हें इंटरवल में एक्सप्रेस करना हो, तुम कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 to 3. आई थिंक ये सबको पता है. ओपन ब्रैकेट क्यों लिया गया यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है. हाँ, इनइक्वालिटी साइन से उसमें इक्वालिटी नहीं आ रही. मतलब x 3 के इक्वल नहीं हो सकता, x -1 के इक्वल नहीं हो सकता, x -1 और 3 के बीच में किसी वैल्यू के इक्वल हो सकता है. सो x बिलोंग्स टू -1 to 3. राउंड ब्रैकेट का मतलब वही होता है. कभी कभी राउंड ब्रैकेट्स की जगह पर इस तरीके से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं. एक ही बात है. दूसरा मैंने तो फिर तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू होता, मान लो ऐसे, दिस इंप्लाइज, अब इसको अगर एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स, यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 3. इस बार -1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है. ठीक, ये तुम ऑलरेडी जानते हो. क्योंकि हम इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बात और जानते हैं, और वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन of 2 intervals. तो कई बार कई क्वेश्चंस में तुम्हें यूनियन और इंटरसेक्शन लेना पड़ सकता है. डू यू नो अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन? कुछ पता है तुम लोगों को? यस सर. सर इंटरसेक्शन वो इंटरवल्स जो ओवरलैप करते हैं, और यूनियन वो मतलब यूनियन मतलब एडिशन. बस यूनियन का मतलब सही बात है एडिशन है, बट एडिशन में एडिशन विदाउट रिडंडेंसी, रेपिटेटिवनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें रेपिटेशंस नहीं आने चाहिए. राइट, जैसे सेट थ्योरी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लो एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3 4. ये दो सेट्स हैं. हालांकि अभी सेट थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई है, बट केवल समझने के लिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है या उसका मीनिंग क्या है. A union B. Union of these two sets will be what? Nothing but sum of these two sets. और कुछ नहीं है. But summation में बस ये ध्यान रखना है कि because set में कभी elements repeat नहीं होते हैं, तो जहाँ भी elements repeat हो उसको remove कर दो, जो जहाँ पे repetition हो रहा है. For example, if I add these two, 2 times आएगा, 3 2 times आएगा, but you have to write it only one time. The union of these two sets will be 1 2 3 4. That's it. On the other hand, यूनियन का जस्ट देखो सिंबल उसका डिफरेंट है, उल्टा ऐसा. इंटरसेक्शन के लिए ऐसा उल्टा यू बनाता है, ए इंटरसेक्शन भी. इंटरसेक्शन का मतलब बहुत ही क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर सी बात है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. प्रतीक्षा, तूने ज्वाइन किया अभी विदाउट आईडी? सर फोन हैंग हो गई, 1 मिनट जस्ट रीनेम करते हैं. नहीं ठीक है, कोई दिक्कत, तुम ही हो ना, कंफर्म कर दो बस. ठीक है, फाइन. A intersection B is what? A intersection B means the common elements of these two sets, 2 3 and 2 3. तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही एक्सप्लिसिट है, क्लियर है ना कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन, है ना. तो हम यहाँ पे सेट की बात नहीं कर रहे हैं. सेट थ्योरी जो तुम पढ़ोगे तो ये तो केवल तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए था. अब मैं बोल रहा हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरवल्स. जैसे मान लो एक इंटरवल हो x belongs to, मान लो लिखा हुआ है -1 to 3, और दूसरा इंटरवल मान लो लिखा हुआ है 1 to 5.
ठीक, मान लो मुझे उसका यूनियन चाहिए. What will be union of these two intervals? Think and tell me. What will be 1, the union? नहीं, -1, -5. -1,5. करेक्ट. जब हम यूनियन की बात करेंगे, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है. तुम्हें अगर अभी भी ना समझ में आ रहा हो, तुम एक रियल नंबर लाइन बनाओ, और रियल नंबर लाइन पर ये देखो, ये -1 2 3, ये हमने पहला सेट, पहला इंटरवल ऐसा प्लॉट कर लिया. दूसरा क्या है, 1 to 5, ये मान लो 1 है और यहाँ से आगे 5, इसको अलग से प्लॉट कर लो. यूनियन का मतलब है वो पूरा इंटरवल जहां पर तुम्हें वो दोनों लाइंस दिखाई दे रही हो. इट इज union of these two intervals. You can see, मतलब at least one line. It can be one, it can be two lines, it can be again one line. Union of these two sets will be obviously -1 to 5 all numbers. But on the other hand, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि what is x belongs to -1 to 3 intersection 1 to 5, इनका intersection क्या होगा? So now we are looking. हाँ, क्या आंसर होगा? आंसर होगा 1 to 3. 1 to 3 sir. Right. मतलब x can take all values between 1 and 3 because these are the intersected, these are the common values in these two intervals. ये वो values हैं जो -1 से 3 के बीच में भी आती हैं और 1 से 5 के बीच में भी आती हैं. इंग्लिश में इसको, मतलब जो मैथमेटिकल लॉजिक है, जब वो इंग्लिश से कनेक्ट होता है तो वो एंड से, इंटरसेक्शन को एंड से और यूनियन को और से कनेक्ट किया जाता है. सो व्हेनेवर इन मैथमेटिक्स वी आर कनेक्टिंग टू सेट्स और टू इंटरवल्स बाय सेइंग और, लाइक सेट ए और सेट बी, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब यूनियन हो गया. व्हेनेवर आई से एंड, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया. इफ यू रिमेंबर, what is the range of sec x? What is the range of sec x? It is -infinity to -1 union 1 to infinity, है ना? वो u लगाते हैं बीच में, ये वही यूनियन है. -infinity से -1 और 1 to infinity. ये जो sec x जो वैल्यूज लेगा वो -1 से छोटी होंगी या फिर वो 1 से बड़ी होंगी. मैं एक बार तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, मतलब मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. जैसे लिखा होगा sec x की रेंज है, sec x belongs to -infinity से -1 यूनियन 1 to infinity. तो इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसका मतलब क्या हुआ कि sec x लेस देन और इक्वल टू -1 है और the same sec x is greater than equal to 1. Do you think कि यहाँ पर and लिखना सही होगा? Is it logically correct? Is it possible कि sec x -1 से छोटा भी हो और simultaneously वो 1 से बड़ा भी हो? Is there a number? There is no such number obviously. ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता. वो नल सेट बन जाएगा. वो नल सेट हो जाएगा. करेक्ट, वो नल सेट हो जाएगा. तो ये था भाई मेथड ऑफ इंटरवल और ये था यूनियन एंड इंटरसेक्शन. तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ये तुम्हें आने चाहिए बिफोर यू सॉल्व एनी. ऑलराइट, अब हम लोग इनइक्वालिटीज पे आ रहे हैं. इनइक्वालिटीज में पूरा एक चैप्टर है, इनइक्वालिटीज का एक पार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. थोड़ा ऊपर जाइए ना. कहाँ तक? नहीं, नीचे नहीं. रिपोर्ट. अच्छा, नीचे. लास्ट लाइन दे रही. ठीक है. हाँ. अब हम जो इन इक्वेशंस देखेंगे वन बाय वन चलते हैं. सबसे पहले इन इक्वेशंस, फर्स्ट पॉइंट, इन इक्वेशंस having लीनियर पॉलिनॉमियल. ज्यादा कुछ नहीं, हम केवल लीनियर पॉलिनॉमियल बात करते हैं. तो जैसे मान लो लिखा हुआ है x plus 3 is greater than equal to 5 minus 2x whole by. ऐसे इनइक्वालिटी थी 10th में, तुमने सॉल्व की होंगी. हाँ सर. नहीं किया. हाँ सर किया.
मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने किया है तो थोड़ा बोर होगा, नहीं किया है तो समझेगा। अब मैंने स्टार्ट इसलिए लीनियर से किया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि सॉल्व करना इजी होगा। ध्यान से रूल्स को समझो, बहुत सारी चीजें और तुम्हारी क्लियर होंगी। किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इक्वेशन को सॉल्व करने जैसा ही होता है ना? यानी वही शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें होती हैं। बट क्या वो सारी चीजें अलाउड हैं? और वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। कैन वी शिफ्ट, फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 है, मैं 3 को उधर ले जाना चाहता हूँ, तो जस्ट लाइक इक्वेशंस, जैसा इक्वेशन में होता है +3 को उधर ले जाओ तो -3 हो गया, क्या इन इक्वेशंस में भी वो चीज होगी? यस सर। हाँ सर। यस सर। बिकॉज किसी टर्म को शिफ्ट करने का मतलब है, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो इन इक्वेशन हो, भाई इफ आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट +3 देयर, आई वांट टू एलिमिनेट +3, आई एम एक्चुअली एडिंग -3 both sides, or I'm subtracting 3 from both sides, which is always correct. Can I subtract the same value from both sides of an inequality? Will it remain correct? Will it remain same? Yes. भाई अगर a b से छोटा है और मैंने both sides कुछ ऐड कर दिया, मान लो d, obviously a plus d भी तो b plus d से छोटा ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ना, या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी सेम रहेगा। इसका मतलब adding or subtracting adding or subtracting adding or subtracting same constant to both sides of an inequality won't change its sign. और ये रीजन है कि तुम इक्वेशन में भी वो काम कर पाते हो। तो एक्चुअली तुम सोचते हो कि टर्म तुमने शिफ्ट किया है, तो टर्म शिफ्ट नहीं किया, तुमने एक सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की है ना, इसको ऐसे देखो। तो ये तो अलाउड है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हें पहले ये 4 हटाना है। कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी? कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? इज इट फेयर? If it is a non-zero or non-negative. If it is a non-zero is fine, बिल्कुल सही बात है। non-zero तो मतलब जीरो को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करेंगे ही नहीं। बट उसने कहा कि नॉन नेगेटिव भी बोला, नॉन नेगेटिव से साइन रिवर्स हो जाएगी। अगर नेगेटिव होगा तो साइन रिवर्स होगी। परफेक्ट। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये भी क्या है एक्चुअली? अगर मुझे 4 को हटाना है तो आई एम डूइंग व्हाट? आई एम मल्टीप्लाइंग फॉर बोथ साइड्स। तो सोचना ये है कि क्या हम किसी इनइक्वालिटी में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, फिर से एक बार मान लो लिखा हो 2 less than 3, 2 less than 3 is correct. If I multiply for both sides, it will remain correct. 8 is also less than 12. But what if it is -4? अगर ये -4 हो गया तो साइन चेंज होगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी अब लेस देन नहीं होगी, अब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुमने किसी पॉजिटिव वैल्यू को, if a positive value is multiplied, divide अपने आप आ गया इसमें, है ना? multiplied or divided, देखो to both sides of an inequality, sign remains same, but for a negative value, for a writing खराब हो रही है, for a negative value it reverses। सिंपल है ना? तो ये दो चीजें बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है इसको। अब जैसे मैंने मान लो इस क्वेश्चन को हम इन 2 रूल से स्टार्ट करें तो अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 नहीं, मल्टीप्लाइंग फॉर बोथ साइड्स। ऑब्वियसली 4 इज पॉजिटिव, इट इज अलाउड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4x plus 12 4x plus 12 is greater than or equal to 5 minus 2x, greater than or equal to 5
5 minus 2x. 6x is greater than equal to, again shifting तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में. 5 minus 12 is minus 7, and there you go, you have x greater than equal to. Can you divide by 6? Yes, 6 से डिवाइड करो आराम से, 6 पॉजिटिव है, minus 7 by 6 आएगा. और इस आंसर को अपने इंटरवल की फॉर्म में लिखो. टेल मी, इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखोगे? x belongs to square bracket minus 7 by 6 to yes. अपने आंसर को इंटरवल की फॉर्म में लिखना शुरू कर दो, क्योंकि इनइक्वालिटीज जो सॉल्यूशन होंगे, जो ऑप्शंस होंगे, वो हमेशा इंटरवल की फॉर्म में. तो ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है. ये दो रूल्स तो बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, बट इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं. रूल नंबर 3, और ये तो ऐसा रूल है जो इनइक्वेशंस नहीं, इक्वेशंस के लिए भी है, मैं पहले लिखवा चुका हूं. डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स. Instead take common. What I'm trying to say, देखो मतलब क्या है इस बात का. जैसे सपोज क्वेश्चन आया -2x greater than -2. अभी तुमने कांस्टेंट वाला लिया, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि गलत हो जाएगा. -2 करने कैंसिल किया, आंसर आ गया x greater than 1. इज इट करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है, x greater than 1? No sir. Obviously not, because cancelling -2 मतलब dividing by -2. If I divide by -2, अभी मैंने रूल लिखा है, if I will divide by -2 both sides, sign of the inequality reverses. यानी एक्चुअल आंसर है x less than 1. x should be less than 1. तो ये तो चलो अपने कांस्टेंट को कैंसिल किया तो गलती होगी ना, वो भी नेगेटिव था इसलिए. सपोज अनदर एग्जांपल, मान लो लिखा हो x² greater than x. हालांकि लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, बट स्टिल x² greater than x. और मैंने यहाँ पर क्या किया, x को कैंसिल कर दिया. I will get x greater than 1. If Is it x correct? is greater, if No, x sir. X can be negative and positive. ये तभी अलाउड होगा when x is positive. तुम पॉजिटिव चीजें कैंसिल कर सकते हो. अगर x पॉजिटिव है तो ठीक. तुमने एक्चुअली क्या किया, इसमें मिस्टेक क्या हो गई, तुमने एक्चुअली एक सोल्यूशन मिस कर दिया. इसका एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था? दिस इज रॉन्ग. दिस आंसर इज रॉन्ग. अभी हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मान लो स्टार्ट नहीं की है, हम लीनियर पे ही. इसका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था, वो आना चाहिए था x belongs to -infinity से 0 union 1 to infinity. What I'm trying to say कि तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर पार्शली करेक्ट है, 1 to infinity तो आ गया, बट ये वाला आंसर तुम्हारा नहीं आया, -infinity to 0. ठीक है. तो do not cancel common factors from both sides, and this is applicable to equations as well. Equations में भी ये काम मत करना, वरना वहाँ पे कुछ रूट्स, कुछ सोल्यूशन मिस हो जाएंगे. बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. डू नॉट कैंसिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और ठीक है, आगे से बाद में करते हैं. चलो कुछ और क्वेश्चंस पहले ट्राई कर लीजिए. अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी, अभी हम केवल लीनियर पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं. तो x by 2 plus 1 is less than or equal to x by 3 minus 5, and minus 2x minus 5 is greater than 5x plus 7. Solve for x. Trust me, I'm giving you very basic questions. बहुत simple questions है, but ये केवल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटीज को, वो लोग यूज्ड टू हो जाएं, और जो लोग कर चुके हैं वो लोग अगर कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो वो अपनी मिस्टेक्स में जाएगा, मिस्टेक्स हो सकती है. Now you know the meaning of and here, huh?
एंड का मतलब समझ में आ रहा होगा. I want you to find solutions to both inequalities and then take intersection of both the answers, right? आज फिजिक्स हुआ था आज? नहीं सर. अच्छा नहीं हुआ. कुछ कनेक्टिविटी इशू था शायद. Avi, anybody ready with the answer? माइनस इन्फिनिटी वहाँ -36. Minus infinity to minus 34. Okay. चलो देखते हैं भाई. सबसे पहले x की टर्म्स को हम सेम साइड ले आते हैं. फर्स्ट इनइक्वालिटी में x/2 minus x/3 is less than equal to -5 -1 -6 हो गया. और अब हम LCM लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं. ऑब्वियसली x/6 आ जाएगा. -6 और सही है ना, -5 -1. और यहाँ से आ गया 6 को हम ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई या 6 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू -36 आ जाएगा. In terms of intervals, so I can write x belongs to -infinity to -36 included. अच्छा, this is also very critical, very important कि तुम ब्रैकेट जो है ना बहुत सही लगाओ. ब्रैकेट जो है गलत नहीं होना चाहिए. स्क्वायर कहाँ पे है, राउंड कहाँ पे, इसका ध्यान रखना. आंसर में छोटी छोटी बातें जो है वो ए ऑप्शन का बी ऑप्शन बना देगी, इसे ध्यान रखना इसका. सर इन्फिनिटी को हमेशा राउंड में आएगा ना? Infinity हमेशा राउंड में. Infinity can never be included. And then we have second equation. Second equation solve करते हैं. -2x को ले आते हैं उस साइड तो ये हो गया और 7 को इस साइड तो -5 -7 -12 greater than 5x plus 2x 7x और यहाँ से आ गया x less than -12/7 because x belongs to -infinity to -12/7 और ये राउंड ब्रैकेट में आ गया. ठीक है. अब मैंने कहा कि एंड का मतलब साइमल्टेनियसली दोनों करेक्ट होने चाहिए. सो यू आर सपोज टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. और अब तुम्हें इंटरसेक्शन लेना आता ही है, मैं फिर भी नंबर लाइन बना के करता हूँ. जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो है -36. यहाँ पे डॉट बना दो ऐसा जिससे दिखे कि ये इंक्लूडेड है और -infinity मतलब इसके पहले के सारे नंबर्स. -12/7 however is a greater value. 0 के रेफरेंस में देखो -12/7 थोड़ा आगे आएगा. -12/7 और इसके पहले के भी सारे नंबर्स इसको सर्कल कर दो. हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बट फिर भी सर्कल ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है. ठीक है. तो ये देखो ये है इंटरसेक्टेड पोर्शन. एंड व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज -infinity to -36 -infinity to -36 including -36. तो ये हो गया तुम्हारा आंसर. ठीक है ना. एक और कर लो. हालांकि बहुत क्वेश्चन बहुत बेसिक हो रहे हैं बट फिर भी कोई रिस्क लेना चाहता कि मतलब हम आगे बढ़े और कम. तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो. pi x plus e is less than ex minus pi or ex plus e is greater than equal to pi x minus pi. चलो थोड़ा तुमसे और एफर्ट मार रहा है. इरेशनल नंबर्स में मजा आता है ना. ट्राई करो.
फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? केवल फर्स्ट बताओ मुझे, फर्स्ट का आंसर क्या है? x लेस देन pi plus e upon e minus pi. सॉरी क्या बोल रहा है? Pi plus e upon e minus pi. अच्छा ठीक है यार, माइनस पाई प्लस ई अपॉन पाई माइनस ई, ऐसा ठीक है, एक ही बात, सही है, x लेस देन, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा सेकंड क्या है? ये तो फर्स्ट वाले का हो गया। इसका सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? x इज x is less than or equal to pi plus e upon pi minus e, ये कह रहे हो ना? बताओ भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर, यही कह रहे हो? सर यही है। या कुछ लोग ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होना चाहिए x is greater than equal to minus of pi plus e upon e minus pi। मुझे यार सेम ही हुआ ना सेम ही कैसे हुआ? ये तो ग्रेटर है, वो लेस था। सेम सर, माइनस साइन, ये जो है माइनस अगर तुम हटाओगे, ठीक है, माइनस हटा दो तो डिनोमिनेटर में पाई माइनस ई बन जाएगा, सही बात है, बट ये ग्रेटर और इक्वल टू है ना, और उसने लेस देन इक्वल टू बोला था, तो ये सही है कि वो सही, ग्रेटर या लेस? फिर लेस क्यों? रीजन? तो e minus negative, yes because e minus pi is negative। तुमने जिस स्टेप में, जिन लोगों को भी ये आंसर आया हो उन्होंने मिस्टेक कहाँ पे की? उन्होंने देखो मिस्टेक कहाँ पे की, जब आपने x वाली टर्म्स एक साथ ली। ये e और pi वाला एग्जांपल मैंने इससे ले लिया क्योंकि कई बार थोड़ा डिस्गाइजिंग होगा, देख रहे हो? e माइनस पाई, अब तुमने नोटिस नहीं किया कि ये नेगेटिव है, 2 माइनस 3 होता -1 नेगेटिव दिखता, e 2.71 है, पाई 3.14 है, e पाई से छोटा होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर माइनस पाई प्लस ई आ रहा है, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय e minus pi, but remember e minus pi is negative, so when you will divide or multiply by a negative number, it sign of the inequality reverses, it will be x is less than equal to, और वो ठीक है, माइनस को हटा के तुम इसको पाई माइनस ई कर दो, ये ऐसा हो जाएगा, फाइन। तो ये x लेस देन और इक्वल टू आएगा, और दूसरा भी x लेस देन ही आएगा। इन दोनों का क्या करना है? देखो और लिखा हुआ है यहाँ पर इस बार, और का मतलब यूनियन लेना है, फाइन। अब ये जो वैल्यू है, तुम ऑब्वियसली कोई इररेशनल वैल्यू है, अगर तुम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना चाहो 3.14 2.7 मतलब ये हो गया 5.8 डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, सम वैल्यू है ना। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा, देखो ना, ये जो भी वैल्यू है, देखो यहाँ बार माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव वैल्यू, राइट? तो हम ये बोल रहे हैं कि इस नेगेटिव वैल्यू से, लेट्स कॉल दिस माइनस के, इससे छोटा, इंक्लूडिंग दिस वैल्यू। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो कह रहा है के से छोटा, मतलब प्लस के से, प्लस के ऑब्वियसली राइट में होगा, प्लस के, और उससे छोटा। अच्छा, यहाँ पर वेट, यहाँ पे सर्कल है माइनस के वाला, यहाँ पर ये डॉटेड है, मतलब ये के इंक्लूडेड है, यहाँ पर इक्वलिटी आ रही है। और हमें इस बार इंटरसेक्शन ही लेना है, हमें इस बार यूनियन लेना है। व्हाट इज यूनियन? ऑल सॉल्यूशंस, बस रिपीट मत करो, 2 lines or a single line, everything will do. So what is your answer? What is your final answer? X belongs to minus infinity to k, k मतलब pi plus c upon pi minus e included, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। अब देख लो, मुझे बता दो कि जिन लोगों को अभी तक डाउट आ गया हो कुछ, वो लोग अपने डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। यस
सर आपने वो पाई प्लस ई पाई माइनस ई का वैल्यू कैसे प्लॉट किया ग्राफ पे? मैंने प्लॉट नहीं किया, मैंने रैंडम लिया, रफली लिया हुआ है। पाई प्लस ई अपॉन पाई माइनस ई कुछ तो वैल्यू होगी ना यार, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो आएगा ना, रियल नंबर ही तो है, तो वो नंबर मैंने ले लेंगे। रैंडमली, हाँ तो कहीं भी प्लॉट कर दो। बस ये तो क्लियर है कि एक के है दूसरा माइनस के, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जैसा यहाँ है वैसे यहाँ पे। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, ये तो हमारे रेफरेंस के लिए है ना कि हम यूनियन ले रहे हैं तो अभी बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था इनइक्वालिटी का, ठीक है। लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, हर बार हमको लीनियर इनइक्वालिटी, या चलो हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ी है, हर बार हमको लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी भैया, है ना, अनफॉर्चुनेटली। फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 2 minus x by x square is greater than or equal to x. 2 minus x by x square is greater than equal to x. Suppose इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब ये ना लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक, इनफैक्ट यहाँ तो अपॉन भी है, मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बारे में हम सोच सकते हैं, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में सोच सकते हैं, बट क्या करने की जरूरत है या नहीं है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, जिस मेथड को अब जो मेथड मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। नाम नहीं पता होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Using this method, you can solve a lot of inequalities questions. Basically, inequalities containing polynomials or rational functions like polynomial upon polynomial can be easily solved using Wavy curve method. Now, what is this method? मैं सारे steps लिखूंगा, जो भी मैं step लिखता हूँ, उस step को हम इस question पे apply करते जाएंगे, ठीक है? Step by step समझते जाओ, और every step has a logic. जो हम कर रहे हैं, उसका reason, तो वो लॉजिक में तुम्हें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सर एक डाउट बट है मुझे। हाँ, हम इनइक्वालिटीज में दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? स्क्वायरिंग करने से तो पता है क्या होगा, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, इफ आई डू दिस, लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रही, बस नहीं मैं रैंडम बता रहा हूँ। -2 इज डेफिनेटली लेस देन 1, राइट, ये -2 इज लेस देन 3, चलो पहले 3 लेते हैं, सही बात है। मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, 4 लेस देन 9, करेक्ट है, बट -2 लेस देन 1 लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग कर दिया, अब क्या आ रहा है, 4 लेस देन 1, ये रॉन्ग हो गया। बट अगर सो एक्चुअली श्योर है कि मेरा x पॉजिटिव है दोनों साइड पे, तो मैं yes, if both sides are positive, if both sides are positive or both sides are negative, yes, ऐसा भी हो। तो स्क्वायरिंग करने के रूल्स ये हैं कि भाई जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दैट्स इट। बट अभी तुम्हें स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डोंट वरी, अभी तुम्हें बताता हूँ। वेवी कर्व मेथड में अभी वो एग्जांपल्स नहीं आ रहे जहाँ पे तुम्हें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, वो इररेशनल इनइक्वालिटीज हैं, और वो जो है बाद में आने वाली, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली, क्वाड्रेटिक के बाद जब इनइक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। स्टेप 1 में भाई, जैसा मैं पहले तो बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मान लो यहाँ पर x स्क्वायर ना होकर x होता, सपोज, ये तूने नोट कर लिया, अगर नहीं किया हो, मैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, x कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। नहीं, इमेजिनरी नंबर्स का कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स में कभी भी इनइक्वालिटी नहीं आएगी, ये तुम कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे तब। जीरो भी तो हो सकता है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो अज्यूमिंग डोमेन की बात है ना, x 0 नहीं हो सकता, है ना। फिर आंसर -∞, 1 है। अब हम देखते हैं, अभी देखते हैं -∞, 1,
अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, जो माइनस इन्फिनिटी से 1 बोल रहे हो ना, माइनस 0 को तो मैं एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 0 तो एक्सक्लूड होगा ही होगा ना, तो नहीं, गलत है भाई, माइनस इन्फिनिटी 1 गलत है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्वेश्चन इसलिए चेंज किया कि तुम्हें इस चीज का भी रेलेवेंस समझ में आए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज अगर मैं इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि x पॉजिटिव है, x इज अ वेरिएबल। अगर ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बट अगर ये नेगेटिव है और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x इज अ वेरिएबल। अवॉइड और नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंस्टेड shift all terms to one side of inequality and take LCM always. Yeah, if you want to avoid any mistake, हालांकि कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, कर लोगे तुम बाद में चल के, थोड़ा प्रो हो जाओगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए अगर तुम कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो तो ये काम मत करना, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। इंस्टेड you take you shift the terms to one side of an equality, the other side will become 0, and instead of cross multiplication you take LCM। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई किया तो 2 minus x upon x minus x square is less than or equal to 0, and you take LCM। LCM में तो क्या हो गया, 2 minus x minus x cube upon x less than or equal to 0। ठीक है, फाइन, यहाँ तक ओके। तो ये हमारा स्टेप 1 था, मैंने तुम्हें लॉजिक भी समझाया, लॉजिक उसका रीजन क्या है तुम्हें बात समझ में आई। स्टेप 2 का कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टेप है एक, और ये करना जरूरी है। फैक्टराइज ऑल एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज ऑल एक्सप्रेशंस इन न्यूमरेटर as well as denominator सर up x to को the extent। पॉजिटिव भी करना है ना किसने कहा सर ने, मतलब -1 सर x की वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए वो -1 कॉमन लेके पूरे वो भी कर सकते हैं ना। x पॉजिटिव आना मतलब सर मतलब -1 कॉमन लेके वो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, x क्यूब, तुम x क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना चाहते हो, हम बना देंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे। Factorize all the expressions in numerator as well as denominator up to the extent possible, जहां तक हो पाए। ये तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जहां तक वो हो सकता है तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। कौन से पॉलिनोमियल से एक्सप्रेशंस फैक्टराइज नहीं होंगे, जैसे ही इमेजिनरी रूट्स वाली बात आएगी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगी, बट जब तक रूट्स रियल हैं तब तक वो चीज फैक्टराइज होगी। यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट, राइट। तो फैक्टर थ्योरम इज ऑलवेज देयर whenever you have a root, whenever you have a real root, an expression can be factorized। अब तुम यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में तो कुछ फैक्टराइज करने के लिए है नहीं, बट न्यूमरेटर में एक क्यूबिक जरूर है हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए। और यहाँ पे देखो, अगर हम इसको फैक्टराइज करें, स्टेप 2 को अप्लाई करते हैं, तो 2 minus x minus x cube upon x लेस देन इक्वल टू 0 को हम फैक्टराइज करना जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे उसने कहा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पहले, इससे अच्छा थोड़ा दिखेगा। x क्यूब प्लस x माइनस 2 हो गया। और तो बता कि क्यूबिक को फैक्टराइज करने का जो हमारा मेथड है, अगेन फैक्टराइजेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ, एक ट्रायल एंड एरर से, हिडन ट्रायल से तुम रूट निकाल लोगे, साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो फैक्टर थ्योरम सेज दैट वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी व्हाट, x minus 1। One of the factors will be x minus 1, right? क्योंकि 1 इसको satisfy करता है। And what about the other factor? Obviously, you divide by x minus 1, and you will get जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। और देखो मैं ये डिवीजन में तो लॉजिकल चीज है कि यहाँ पे देखो x क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। यहाँ -2 लिखा हुआ है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे +2 आएगा। ये तो क्लियर था। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा, थोड़ी मेहनत करो। जो ये है देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, +1, और यहाँ पे अगर तुम करोगे ये +2x आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे +x आना चाहिए।
क्योंकि प्लस एक्स जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक -x देगा, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा x तो +2x देगा। 2x - x इज +x। और तुम अगर वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पे देखो x² की टर्म नहीं आ रही है, इस क्यूबिक में x² नहीं, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई x² टू -1 -x² और x into x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमने फैक्टराइज सही किया है। अब अगर तुम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो जो मैंने किया अभी वो करने में, तुम नॉर्मली डिवाइड कर लो, लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन जो भी तुम्हें आता है उसके हिसाब से डिवाइड कर लो, बट अल्टीमेटली फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करो अप टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जैसे मैंने कहा यहाँ पर इस वक्त एक क्वाड्रेटिक भी है और क्वाड्रेटिक भी फर्दर फैक्टराइज होती है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? कैन यू फैक्टराइज इट? नहीं सर, प्लीज नहीं सर, नहीं होगा सर, इमेजिनरी है। सर इसको दूसरे साइड ले जा सकते हैं ना जीरो करवाने के लिए, क्योंकि ऑलवेज पॉसिबल। हाँ, अभी ले जाते। तो फैक्टराइज इसको हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इसकी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक हैविंग नेगेटिव discriminant can't be factorized. अब अगर तुम इमेजिनरी नंबर लिखोगे तो फैक्टराइज हो भी जाएगा, बट इमेजिनरी का कोई स्कोप नहीं है, बस केवल रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो ये हमने अपना स्टेप 2 कंप्लीट किया जहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन किया। ठीक, स्टेप 3 जैसे मान लो यहाँ पर मैं स्टेप 3 के लिए कर रहा हूँ ये काम। माइनस तुमने कॉमन ना लिया होता ना तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आता। अरे माइनस मतलब मल्टीप्लाई कर दो 1 - x। तो स्टेप 3 का रेलेवेंस दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लीडिंग कोएफिशिएंट in each factor must be 1 plus 1. What is leading coefficient? Leading coefficient का मतलब होता है the coefficient of highest power term, जो डिग्री वाली टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट। तो in each factor it should be +1. जैसे फॉर एग्जांपल x² + x + 2 में लीडिंग कोएफिशिएंट +1 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो कोएफिशिएंट है वो -1, इट शुड बी +1। तो ये अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस -1 को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। इस स्टेप का मतलब ये है कि अगर तुमने माइनस पहले से कॉमन ना निकाला हो तो ये -1 अब कॉमन निकाल लो और ये कुछ ऐसा दिखेगा, x² + x + 2 divided by x less than equal to 0. So make sure leading coefficient of each factor is +1, and also इसी स्टेप में and remove values which are always positive, जो भी चीजें ऑलवेज पॉजिटिव है तुम इनको रिमूव कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, मान लो यहाँ 2 लिखा होता, ठीक है, 2 को हम रिमूव कर देंगे। 2 को रिमूव करने मतलब क्या हुआ कि तुमने 2 से बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया, और तुम्हें पता है कि किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क पड़ता नहीं है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वी कैन रिमूव दीज वैल्यूज व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव without changing sign of inequality. Without changing sign of the inequality, but while removing an always negative expression, always negative expression or a value, sign of the inequality reverses. तो
जो स्टेप 3 है उसमें सबसे पहला काम तो मैंने देखो भाई जो -1 कॉमन निकाला था वो निकाल दिया। यहाँ पे आ गया x -1, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल अपॉन x, और यहाँ पे क्या था लेस देन और इक्वल टू 0। इतना करने के बाद अब यहाँ पर वो सारे एक्सप्रेशंस और वैल्यूज जो ऑलवेज पॉजिटिव है, which are always positive, you can remove them without changing the sign of the inequality. Can you tell me लेफ्ट हैंड साइड में जो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ऑलवेज पॉजिटिव, समथिंग विच इज ऑलवेज पॉजिटिव? x स्क्वायर और 2। भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। उसका रीजन क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। रीजन है यस a is 1 and b is negative। ये वो हेडिंग अपवर्ड पैराबोला है जो x एक्सिस को कट अटैच नहीं करता है। तो क्लियर सी बात है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, देखो ये कुछ अलग सी चीज है, ये कोई 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, ये एक x में एक एक्सप्रेशन, बट x की हर रियल वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है। हमको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू का इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं है, बिकॉज हम उस पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू अगर हम रिमूव कर दें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे -1 into x -1 upon x less than or equal to 0, and then we have this -1 को भी हम रिमूव कर सकते हैं, बट -1 क्योंकि नेगेटिव है, इसको रिमूव करने के बाद इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो बताओ ये तुम्हें स्टेप समझ में आया? हाँ, लीडिंग कोएफिशिएंट इन ईच फैक्टर मस्ट बी 1, दैट्स व्हाई वी टुक -1 कॉमन फ्रॉम 1 - x becomes x - 1, एंड देन पॉजिटिव वैल्यूज को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू को हटाओगे तो साइन रिवर्स कर देना है। यहाँ तक हम आ गए। ठीक, स्टेप 3 के बाद अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 नो फोर्थ स्टेप में फाइंड ऑल critical points. I'll explain what are critical points and plot them on real number line where और हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्या? अभी x by x minus 1 by x is कोई फायदा नहीं। उसको ब्रेक करोगे, उसके बाद क्या करोगे? x जो डिनोमिनेटर में उसको क्या करोगे? Because we are avoiding cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ेगी ना, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में इंटरवल्स निकाल लेंगे। हाँ, that's why I'm trying to avoid cross multiplication। तो मैं तो बता रहा हूँ, स्टेप देखो आगे। Find all critical points, और क्योंकि चलो मान लो तुम इसमें कर भी ले गए, लेकिन कुछ कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, उसके लिए find all critical points and plot them on real number line where critical points are values of x for which corresponding expression vanishes here, becomes 0। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस हैं, x -1 है, दूसरा x। You simply equate all the expressions to 0। x -1 को 0 से इक्वेट कर दो, x को 0 से इक्वेट कर दो, ये स्टेप 3 करने के बाद, और वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। These are called critical points. So find these critical points and plot them on real number line. What are critical points? वो लिखा हुआ है। ये वो वैल्यूज x की हैं जिनके लिए इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस 0 हो जाते हैं। तो अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पे परफॉर्म करूँ तो देखो एक रियल नंबर लाइन आएगी, और उस रियल नंबर लाइन पे इस बार कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर? x -1 = 0, x = 1 आ जाएगा, और x = 0 मतलब 0 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स हमारे पास, एक है 0 और दूसरा है 1। ठीक है, यहाँ पर भी एक और चीज है।
points from denominator, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो डिनोमिनेटर से मिले हैं are always excluded from final solution. यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स, जो भी x की वैल्यूज उनको डिनोमिनेटर से मिली है, उनको फाइनल आंसर में हमेशा एक्सक्लूड रखना है. फॉर एग्जांपल देखो ना, यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 0, तो मैं ये कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता. बहुत सही क्लियर सी बात है कि भाई डिनोमिनेटर से अगर मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फिर वो चीज तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना, वो तो उसके डोमेन में ही नहीं है इनइक्वालिटी के. तो x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता. तो these points are always excluded. They are always excluded. But points from numerator can be included in case of equality with inequality. इस बात को समझने की कोशिश करो. हमारा न्यूमरेटर से पॉइंट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1. हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें x इक्वल टू 1 को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई मीन, इज 1 अ सॉल्यूशन और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? यस, 1 इज अ सॉल्यूशन, बिकॉज़ हम 1 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज करेक्ट. 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, बट 0 इक्वल टू 0 तो होता है. अगर मान लो यहाँ पर ये इक्वलिटी साइन नहीं होता, now 0 cannot be included, right? Because 0 greater than 0 is wrong, but 0 greater than or equal to 0 is correct. Included और excluded को जो कन्वेंशन है वो उसके हिसाब से, अगर हम किसी को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा एक सर्कल दिखाते हैं. जैसे 0 को हमने इंक्लूड किया, सर्कल दिखाते हैं, और सॉरी एक्सक्लूड किया, और जहां पे हम इंक्लूड करते हैं, 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, वहां पे ये डार्क सर्कल दिखाते हैं. तो ये हॉलो सर्कल और यहाँ पे डार्क सर्कल ऐसा दिखाते हैं. मतलब 1 हमने इंक्लूड किया और इस 0 को हमने एक्सक्लूड किया. क्यों? क्योंकि 0 कम्स फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड 1 कम्स फ्रॉम न्यूमरेटर विद इक्वालिटी. अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती तो दोनों पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है. और अब आ रहे हैं हम फाइनल स्टेप पे, स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 पे ड्रॉ a wave beginning from rightmost region above the number line and intersecting the rightmost largest critical point. इसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या करना है. 0 excluded, 1 included, 1 is the rightmost critical point. एक वेव ऊपर से स्टार्ट करनी है, इस लाइन के ऊपर से ऐसा आएगी और ये सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगी राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे आके यहाँ. ठीक है. अब यहाँ से इस वेव के पास दो रास्ते हैं. दो रास्ते मतलब यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर इट कैन गो थ्रू द लाइन एंड इट कैन पास फ्रॉम अपर रीजन टू लोअर रीजन. ये इसको एक्चुअली पॉजिटिव रीजन बोलते हैं और उसको नेगेटिव बोलते हैं. अगर तुम रेफरेंस लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो एक तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नीचे y नेगेटिव. तो यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो ये वेव बाउंस बैक करेगी, या फिर इट थ्रू द नंबर लाइन इट विल पास थ्रू नंबर लाइन, इट विल चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो व्हाट इट मस्ट डू वो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर. आगे देखो,
it will change sign. चेंज साइन का मतलब यही है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब गोइंग थ्रू द लाइन, ठीक है. इट विल चेंज साइन if power of corresponding factor is odd. Corresponding factor of what? This critical point. ध्यान से ना. सबसे पहले वेव फॉर्म कहाँ पे आई? सबसे पहले वेव फॉर्म 1 पे आई. अब डिसाइड करना है कि ये बाउंस बैक करेगी, यानी पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेगी या पॉजिटिव से नेगेटिव होगी. सो गो टू द करस्पॉन्डिंग फैक्टर. करस्पॉन्डिंग फैक्टर जहां से 1 आया है, ये देखो यहां से 1 आया है. व्हाट इज द पावर ऑफ x minus 1? पावर ऑफ x minus 1 इज 1, विच इज ऑड. और अगर ये ऑड है, तुम्हें इसका साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगी. नाउ once again it will intersect the other critical point. ठीक है, अदर क्रिटिकल पॉइंट 0 को उसने हिट किया. और 0 तुम्हें कहां से मिला था? 0 तुम्हें मिला था x से. 0 तुम्हें डिनोमिनेटर से मिला है. उसकी पावर क्या है? 1. पावर इसकी 1 है, विच इज ऑड. ऑड पावर है, तो ये अपना साइन चेंज करेगी और ये वापस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. आगे ले सकते हैं वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब अगर यहाँ पर पावर इवन होती तो ये बाउंस बैक करते, ये अपना साइन चेंज नहीं करते. ठीक है भाई. तो ये स्टेप करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा. कैसे? देखो, तुम्हें क्या निकालना था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव. लुक एट दिस वेव फॉर्म. ये वेव पॉजिटिव कहां पर है? ये देखो, इस पूरे रीजन में ये पॉजिटिव है. 0 से 1 के बीच में नेगेटिव हो गई, फिर से 1 के बाद ये पूरी तरह पॉजिटिव. तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, x belongs to what? Minus infinity to 0, 0 excluded, union 1 included to infinity. Union 1 included to infinity. तो ये है भाई वेवी कर्व मेथड. और इस मेथड की हेल्प से तुम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज हो सॉल्व कर सकते हो. सर एक बार 1 minus x by x को स्प्लिट कीजिए ना, मतलब उससे भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा. ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ, लेकिन ऐसा करो कि तुरंत, क्योंकि देखो अभी फ्रेश हमने स्टार्ट किया है, तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद और एक कर सकते हैं आप. कौन सी बात? लास्ट वाला पॉइंट? हाँ सर. फिफ्थ पॉइंट. ओके. सो draw a wave starting from the rightmost region. This is the rightmost region, ना? ये rightmost region, यहाँ से start करो and intersecting the rightmost critical point here. It will always start, जैसा हमने ऐसे हमने steps बनाए हैं कि it will always start from the upper region, from always the positive region. It will intersect the number line at the rightmost critical point, and from here it has two options. It will go below the number line, yani will enter into negative region, or it may bounce back. It will go back to positive region. Now this will depend on the power of the corresponding factor. तो ये देखो, ये 1 था यहाँ पर, जो critical point था वो 1 था, और ये 1 हमारे पास कहाँ से आया? ये 1 हमारे पास आया था x minus 1 से, जिसकी पावर odd है. 1 is odd. And that's why in this case हमारा जो वेवी कर्व था, जो वेव थी, ये वो नीचे आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है ना? उसके बाद उसने फिर 0 पे हिट किया. सेम वही प्रोसीजर है, वो हर क्रिटिकल पॉइंट पे हिट करेगी और तुमसे पूछेगी, विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू? शुड आई बाउंस बैक? नेगेटिव में हूं तो क्या मैं नेगेटिव में ही रहूं, और शुड आई चेंज माय साइन? And you will be able to answer if you will go to the corresponding factor of this critical point. 0 के लिए जो factor था, look at this expression. 0 के लिए जो factor था, वो था denominator वाला x. और देखो x की पावर क्या है? x की पावर फिर से odd है, तो यहाँ पर इसने क्या किया? अपना साइन माइनस का वापस प्लस कर लिया. और अब बस तुम्हें देखना है कि तुम सॉल्व क्या कर रहे हो. तुम
पॉस्ट ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर रहे हो कि लेस देन 0 सॉल्व कर रहे हो, तुम क्वेश्चन पे जाओ, यहाँ पे तुम जो स्टेप पे पहुंचे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो अपने वेवी कर्व को देखो और जहां पर भी ये पॉजिटिव है वो अपना आंसर लिख दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका मैं भी तुम्हें एक्सप्रेशन दूं, लॉजिक बताओ ना। लॉजिक वही मैं करता हूं, लॉजिक बताता हूं, बट उसके पहले एक जरा क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें मेजर लास्ट के स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, x into x plus 1 power 4 into x minus 1 power 7 into x minus 3 power 8 into x plus 5 power 5 less than or equal to 0। ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि तुम मतलब जो तुम देखोगे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक साइड में 0 ऑलरेडी है तो किसी तरह हमको शिफ्ट तो करना नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, सारे लीडिंग कोएफिशिएंट्स 1 है, वो भी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज सेट राइट। हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 में। टेल मी, मुझे बताते जाओ तुम क्या करोगे। सबसे पहला काम रियल नंबर लाइन, और इस रियल नंबर लाइन पर वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्या है वो क्रिटिकल पॉइंट्स, बताओ, टेल मी इन एन ऑर्डर। -5 -5 -1 0 0 1 3 1 and 3। परफेक्ट। अब इसके पहले तुम वेव ड्रॉ करो। तुमने देखो स्टेप नंबर 4 में लिखा है एक्सक्लूड दोज पॉइंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर। देयर इज नो डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है। You can include those points which are coming from numerator only if there is equality with inequality। तो यहाँ पे देखो less than equal to लिखा हुआ है, so we have to include all points because ये सारे के सारे points हमको क्या कैसे है -1 क्या हुआ -1 x plus 1 equal to 0 तो x equal to -1। equate raised to 4 पॉजिटिव है तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 0 भी हो सकता है ना, x plus 1 power 4 is not only positive, it can be 0 also। You can remove the expressions which are always positive। ऐसे तो x minus 3 power 8 भी always positive, but 0 भी हो सकता है। हालांकि कर सकते हो, अगर तुम ये नोट कर लो कि यहाँ भी -1 और 3 सॉल्यूशंस हैं तो कर सकते हो, बट एनीवेज अवॉइड, अभी स्टार्टिंग में अवॉइड करो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलो हम वेव कर्व बनाते हैं। अभी देखो तुम्हारा इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आए हम, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट किया। बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, वेव बाउंस बैक करेगी पॉजिटिव से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जाएगी, जल्दी बताओ। बाउंस बैक करेगी। रीजन x minus 3 की पावर इवन 8 है ना। अच्छा नेक्स्ट बताओ, फिर आगे बताओ। नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव यस, क्योंकि x minus 1 की जो पावर है वो ऑड है, तो 1 के बाद यहाँ पे आ गया 0। नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगी। क्यों भाई, यहाँ पे तुम्हारा डाउट हो गया। क्यों, पावर ऑड है। पावर ऑड है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, इट विल चेंज, इट विल गो अक्रॉस, इट विल नॉट बाउंस बैक। 1 होगा ना, उसके लिए -1 है ना, तो मैं 0 पे हो ना, वो तो 0 पे हो ना। हाँ समझ गई। और 0 आया x से ना, और उसकी पावर ऑड है, it will change its sign, it will go to positive region and it will come to -1। now it comes to -1, now it comes to -1। tell me -1 के लिए क्या आंसर होगा, -1 के लिए मतलब क्या होगा, बाउंस बैक क्या होगा। अब देखो, अब ये पावर इवन है तो बाउंस बैक होगा। आई डिडंट से पॉजिटिव और नेगेटिव यार, ऐसा तो नहीं बोला है कि ऑड है तो पॉजिटिव है और इवन है तो नेगेटिव है। वो चेंज करेगा अपना साइन या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है पावर पे, है ना। -5 पे क्या हो रहा है, चेंज होगा या नहीं होगा, होगा चेंज होगा बिकॉज ऑड है।
फिर जीरो वाला पार्ट नहीं समझा। जीरो वाला पार्ट ये देखो ना, x है 0 भाई, x इक्वल टू 0, पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज हो गया। नाउ टेल मी योर आंसर इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स, टेल मी योर आंसर, क्या आंसर होगा? माइनस इन्फिनिटी टू -5। मुझे ब्रैकेट सा चाहिए, माइनस -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0,1। एवरीबॉडी एग्री या फिर ये कुछ चेंज करना चाहते हो उसमें? इस आंसर में कुछ चेंज किया जाए या सही आंसर हमारा? सर ये तो सब नेगेटिव वैल्यूज आ गए ना। हाँ, ये तो सब नेगेटिव वैल्यूज आ गए। तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो ना, लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ओके समझ। इनइक्वालिटी का जो साइन है वही चेक करना, अगर ग्रेटर होता तो हम पॉजिटिव निकालते, लेस है तो हम नेगेटिव निकाल रहे। बट इज दिस आंसर करेक्ट और समथिंग? सर वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कैसे? कर्व ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्यों भाई, क्यों राउंड ब्रैकेट? मैंने सबको इंक्लूड किया ना। और किसने बोला वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? वन रख के देखो, 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही नहीं है? 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही नहीं है? सही तो है, 0 इक्वल टू 0। व्हाट इज मिसिंग? -1 एंड 3, ये दोनों तो इंक्लूड थे आंसर में, ये भी तो इंक्लूड होंगे ना। These are the points coming from numerator when we have equality with inequality. -1 और 3 भी तो सोल्यूशन होगा। -1 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज करेक्ट। 3 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस इनफिनिटी टू -5। तुम लोग ये कह सकते हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे करके, अगर वो न्यूमरेटर से आ रहे हैं, अगर वो न्यूमरेटर से आ रहे हैं और यहाँ पर इक्वालिटी है, ठीक है, तभी ऐसा होगा, वरना हम नहीं कह सकते ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसको तुम अपने आप ट्राई करो। x² + x - 2 होल क्यूब एंड x² - 4 power 2 divided by x² - 3x + 2 power 8 into x² - x + 1 power 3 less than 0। चिंता मत करो, इतनी गंदी इनइक्वालिटीज अभी इस चैप्टर में आएंगी नहीं, बट अगर तुमने वेवी कर्व पढ़ी लिया है तो आई डोंट थिंक आंसर निकालने में कोई तकलीफ होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करो। Look, step 1 not required because one side is already 0. You need not to shift anything, right? Second step, factorize. Yes, factorize up to the extent possible. जहां तक हो पाए factorize करो। You tell me, क्या होगा factorization? क्या क्या फैक्टर्स आएंगे यहाँ पर? बोलते जाओ, हम लिखता जाऊंगा ना, बोलते जाओ। क्या फैक्टर्स आ रहे हैं अभी? x - 1 cube, x + 2 cube, x - 2 whole square, x + 2 whole square divided by x - 1 power 8, x - 2 power 8, and this quadratic cannot be factorized. ये क्वेश्चन देने का पर्पस था मेरा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या चीज? हाँ बिल्कुल सही बात। जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पाई, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर वो ऑलवेज नेगेटिव।
और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, हेडिंग अपवर्ड मेरा बोल रहा है, तो उसको तो तुम हटा दोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एग्जांपल देने का पर्पस क्या है कि देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक x-1/8, x-1³ ये न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। चलो एक मिनट रुको, इसको लिखता हूँ ऐसा, x-1 x+2³ और जो पावर जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में उसको तो हम एटलीस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम फिलहाल x+2⁵ लिख रहे हैं, इसको x-2² लिखा रहते हैं, और डिनोमिनेटर में x-1 पावर 8 और x-2 पावर 8 बचा हुआ है, लेस देन 0। फाइन। अभी तक मैंने कैंसिलेशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो सेम है, x-1³ है, x-2 पावर 8 है, x-2² x-2 पावर 8 है। अभी तक मैंने कैंसिलेशन नहीं किया। उसका रीजन है कई लोगों के दिमाग में अब तक आ चुका होगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालेंगे, जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स एक ऑर्डर में हमें क्या क्या मिलेंगे, ऑब्वियसली -2 एंड 1 एंड 2। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में जैसे उसका रेलेवेंस है, मैं यहाँ पर इक्वलिटी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तुम क्वेश्चन चेंज कर लो, लेस देन और इक्वल टू है मान लो। अब तुम्हें क्या बताया गया था कि जो पॉइंट डिनोमिनेटर से आ रहा है वो तो एक्सक्लूड होगा, लेकिन जो पॉइंट न्यूमरेटर से आता है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी विद इनइक्वालिटी, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 को हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड या एक्सक्लूड? टेल मी लॉजिकली, 1 को क्या करना चाहिए, इंक्लूड या एक्सक्लूड? क्योंकि 1 एक्सक्लूड। ओके, देखो लॉजिक होना चाहिए ना, जो भी तुम्हारा आंसर उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। तुम बताओ। सर अगर 1 को इंक्लूड कर दिया तो सर वो नीचे का टर्म 0 हो जाएगा, वो x-1 का, वो तो फिर पूरा नॉट डिफाइंड हो सकता है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
सर डिस्कनेक्ट हो गए। स्टूडेंट 2 मिनट ब्रेक वेट। अच्छा आंसर अभी देखते हैं। तो 1 और 2 तो डेफिनेटली एक्सक्लूड होंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद वो डिनोमिनेटर में बचते हैं नहीं बचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो एक्सक्लूड होंगे। सर अगर यहाँ पे x-1 की पावर 10 होती तो भी वो इंक्लूड नहीं होता माइनस। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी होता। अगर न्यूमरेटर में तुम ये कर रही हो ना, न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती, अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती और हमने x-1 कैंसिल कर दिया होता, डिनोमिनेटर से गायब हो गया होता, तो भी 1 इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें तो वो डिनोमिनेटर में था ना। वी कैन नॉट कैंसिल 0 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम जब कैंसिल करते हैं तो वी आर अज्यूमिंग दैट द टर्म्स वी आर कैंसिलिंग इज नॉट 0, करेक्ट? So 1 and 2 should be excluded and -2 should be included. Why -2 should be included? Because यहाँ पर देखो इक्वालिटी है, इक्वालिटी विद इनइक्वालिटी है ना। तो इसके पहले अब तुम वे भी, अच्छा ये भी बहुत जरूरी है कि तुम सिंप्लीफाई करो, इसके बाद सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट यू नोट डाउन कि हाँ भाई कौन से पॉइंट इंक्लूड है एक्सक्लूड है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करो, बिकॉज जो पावर्स हैं फिर कंफ्यूज करेंगे ना भाई x-1 की पावर क्या है, इवन या ऑड, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। इसलिए पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा बताओ? सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? x + 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय x - 1 पावर 5 into x - 2 पावर 6, x - 2 पावर 6। तो अब तो सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पर, और अब तुम वेवी कर्व बनाने जा रहे हो, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम बताओ मुझे। ये पॉजिटिव रीजन से आता है और हिट करता है फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट को, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? टेल मी। शुड इट चेंज इट्स साइन और नॉट? Should it change its sign or not? No sir. No No, sir. because power is even, है ना? तो bounce back 1 पे आ गया। Then 1 पे आने के बाद साइन चेंज होगा? हाँ सर। Yes, sir. नो सर। सर यस सर होगा भाई होगा। Why you saying no? देखो ना पावर 5 है, ऑड ऑड नंबर है। ऑड का मतलब वापस साइन होगा। चेंज, वापस चेंज होगा। और यस, और इसके बाद वापस चेंज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड व्हाट इज योर फाइनल आंसर? लुक एट द कर्व वेव एंड टेल मी योर आंसर। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? नोटिस करो कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है। व्हाट विल बी योर आंसर? Close bracket -2, comma 1, open bracket. Correct. Your answer is x belongs to closed bracket -2 comma 1. -2 comma 1. And this is your answer, final answer। और कोई पॉइंट तो इंक्लूड है भी नहीं वैसे भी, तो -2 से 1 के बीच में। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ऑल दिस? बस मुझे 1 मिनट और दो, बस मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो तुमने किया है वो तुम्हें अब करना आ गया है, क्वेश्चंस दूंगा उसको ट्राई करना, डेफिनेटली हो जाएंगे। अब चाहे अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली है तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इनइक्वालिटी तो कुछ भी नहीं है। लॉजिक क्या है इसका? ये लॉजिक कहाँ पे समझना है हमको? लॉजिक हमें समझना है ये बाउंस बैक करने वाला, और साइन मतलब साइन चेंज होना या ना होना, जो पावर्स हम बोल रहे हैं ऑड इवन, वो क्यों बोल रहे हैं? उसका लॉजिक क्या है? किसी को समझ में आया? इसी एग्जांपल इवन होंगी तो ऑलवेज पॉजिटिव होएगा, इसलिए बाउंस बैक हो रहा है। मतलब रेस्ट ऑफ द इक्वेशन का साइन हाँ, मतलब सॉरी मतलब उस पर्टिकुलर फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले जो हमने वेव स्टार्ट की है वो पॉजिटिव रीजन से क्यों स्टार्ट की है? बिकॉज अगर 3 डालेंगे x की वैल्यू तो पूरा ये LHS पॉजिटिव आएगा। परफेक्ट। अगर हम जैसे उसने बोला 3 डालेंगे, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, नॉट ओनली 3, 4, 5 कुछ भी डाल दो, डेफिनेटली सारे के सारे फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे, बिकॉज ये सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट? 3 + 2, 3 - 1, 3 - 2, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो कंफर्म सी बात है कि 2 के बाद हम कोई भी पॉइंट रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर पॉजिटिव। ठीक है? इसके बाद हम जब 2 पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा 2 से पहले, मतलब 2 से पहले क्या होगा? हम तो 2 के राइट से आ रहे हैं ना, 2 के लेफ्ट में क्या होगा हम सोचते हैं।
साइन चेंज होगा या नहीं होगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ x minus 2. Why it depends on the power of x minus 2? Let's take an example. हम 1 और 2 के बीच में फिर एक पॉइंट रखते हैं, मान लो 3/2 रखते हैं. 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट रखते हैं 3/2. तुम 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट रखो, x plus 2 power 5 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट? ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, x plus 2 power 5, क्योंकि x 1 से तो बड़ा ही है. और इनफैक्ट x minus 1 power 5 भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो नंबर हम ले रहे हैं वो 1 से बड़ा है. x minus 2 जो है वो अपना साइन चेंज कर सकता है. आई मीन लुक एट x minus 2 पावर समथिंग, अभी मैंने पावर बताई नहीं है. अगर कोई नंबर 1 और 2 के बीच में है, यानी 2 से छोटा है, तो ऑब्वियसली x minus 2 नेगेटिव हो जाएगा. बट उस नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन हो गया, it will always become positive, right? Negative power something even will become positive. But at the same time, अगर ये power odd हो गई, if n is odd, this term will become negative. So all the expressions here on the left hand side will remain positive. Only this one expression will change its sign depending on the power of the expression. और power of the factor क्या है? अगर वो odd है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि पावर देखो, अगर वो पावर ऑड है तो वेव विल चेंज इट्स साइन, इट विल कम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इफ पावर इज इवन इट विल नॉट चेंज इट्स साइन. तो ये इसका लॉजिक है. बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसका यूज बहुत ही बढ़िया है ना. इनइक्वालिटीज बहुत अच्छी बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं. ठीक है भाई, तो ये था हमारा वेवी कर्व मेथड. एंड डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करने वाले हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज से सॉल्व करेंगे, एंड देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर फॉर इनइक्वालिटीज, तो उसमें दोबारा ही आएगा. बट आज अभी मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, आज बैठकर इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करना, और जो क्वेश्चंस भेजूंगा उन पे इसको अप्लाई करना तुरंत. आज ही रात में मेरे ख्याल से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हमको लगा देने चाहिए अपने आप, है ना. मैं अभी भेज रहा हूँ होमवर्क, उसको ट्राई करना. ठीक है भाई, तो आज के लिए रखते हैं. ओके सर. और तुम्हारा एक